हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 जिसका एग्जाम अब 2022 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था उसका मैंने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 आपको कवर करवा दिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट नंबर 4 कवर करवाऊंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए, अगर आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 2021 के करंट अफेयर और जब तक आपका एग्जाम 2022 में नहीं हो जाता वहां तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। आंसर अगर इस प्रश्न का आपको पता है, सभी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मार्च 2021 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल मोड में नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ताकत और अवसरों को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल बायो इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी या ओपन स्काई संधि कह सकते हैं, इससे अलग होने की घोषणा की है। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा रसिया। ठीक है, रसिया ने इसकी घोषणा की थी और यह जो संधि है 1992 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1992 में। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर किया जाएगा फ्रेंड्स? ये कुफरी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला इंडोर स्की पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुफरी में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र और सबसे आखिरी जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। बिहार का स्थान 13वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना काल में परावैंगनिक किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन थी? ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा इसका आंसर। तो ये लखनऊ मेट्रो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 6 जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। तो फ्रेंड्स, यह देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, यमुना नदी पर यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में बनेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर जीपी सामंत को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से है फ्रेंड्स। देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? तो ये कौन सा देश है? ये देश जापान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जापान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? बताइए। तो ये 49% से बढ़ा करके 75% कर दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 75%। तो इसमें से देखिए 75% नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है?
तो देखिए 2021 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहीं महिला एकल पूछा जाता 2021 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, तो ये किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए 2022 में जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एस्ले बार्टी ने जीता है। इन सबको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AK मिश्रा को, यानी कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन आया हुआ है BPSC का, उसका मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर करा दिया है। हिस्ट्री में देखिए प्राचीन भारत को एक वीडियो में, मध्यकालीन भारत को एक वीडियो में, आधुनिक भारत को एक वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। बिहार स्पेशल जो टॉपिक है उनको भी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर करा दिया है। बिहार हिस्ट्री को अलग, बिहार ज्योग्राफी को अलग, बिहार इकोनॉमिक्स को अलग। तो सभी वीडियोस का लिंक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस ध्यान रखेंगे 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका थीम था, बताइए, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो ऐप है यह है चलो ऐप। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। जनवरी 2021 में राज्य में, यानी कि बिहार राज्य में बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन ने चलो ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए क्या होगा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो सकती है और बस स्टॉप पर आने जाने का जो समय है बसों की, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी इसके माध्यम से। उसके बाद देखिएगा कि नेटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए नेटो का जो शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन 2021 में कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह शहर कौन सा है फ्रेंड्स? स्मार्ट सिटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह शहर है, ध्यान रखेंगे, कौन सा? तो देखिए इसमें से इंदौर भी है और सूरत भी हो जाएगा। ठीक है, इंदौर भी हो जाएगा और इसका आंसर सूरत भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब यहाँ सुन लीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, देश के टोटल 100 स्मार्ट शहरों में जो गुजरात का सूरत है और आंध्र प्रदेश का मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, इन्होंने बाजी मारी है और इन दोनों को जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 अंग्रेजी में भी प्रश्न है, PDF में आपको टेलीग्राम में पर दे दूंगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, करीब 22,000 वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं और जल्द ही मैं आपके लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप में क्रिएट करने वाला हूँ और स्पेशली BPSC और CDPO के जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर जुड़ेंगे। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में रखने वाला हूँ और देखिए ये छोटा अमाउंट मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे पास समय का अभाव है और इसके लिए मैं एक एक्सपर्ट को रखूँ ताकि वो ग्रुप जो है वो मेंटेन कर सके। जो क्वेश्चन का जो लेवल है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेवल मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट रखूंगा जो बिल्कुल आप उसको पे करने में सक्षम होंगे। जल्दी मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए रोगियों की देखभाल में सहायता मिलेगी। उसके बाद देखिए भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है? तो ये कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रेंड्स यह है आपका फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES। ठीक है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2022 में यहाँ पर देखिएगा बर्मिंघम, यहाँ सुधार करेंगे आप, ये बर्मिंघम हो जाएगा। बर्मिंघम में आयोजित होगा राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल। इसका शुभंकर पूछा गया है, तो इसका शुभंकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा पेरी द पैचवर्क बुल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरी द
पैच वर्क बुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना आपको कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ कहाँ होगा 2022 में, तो ये बर्मिंघम में होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है, बताइए। तो ये देश कौन सा है फ्रेंड्स, यह चाइना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल करके क्या रखा है, तो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा। राइट आंसर इसका मेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है, तो यह राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह राज्य है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने एक साथ 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, ये कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ है, तो ये जो ज्वालामुखी है यह सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जापान का, माउंट एसो, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा माउंट एसो जापान में है, और यह जापान के मुख्य दक्षिणी द्वीप क्यूशू में स्थित है। ये द्वीप का नाम याद रखना है, क्यूशू में यह स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है, तो भारत के पहले जो अटल सामुदायिक जो केंद्र है, नवाचार सामुदायिक केंद्र, यह जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई है, मतलब इसका शुरुआत किया गया है। तो राइट आंसर जयपुर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए यह भारत सरकार जो है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा भारत में स्थापित किए जाने वाला पहला केंद्र होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कोरोना काल के दौरान होम आइसोलेशन में रह रहे पीड़ित के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंड्स यह ऐप है हिट ऐप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हिट ऐप। हिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग याद रखेंगे, इस ऐप का नाम है। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशन विलेज घोषित किया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुकरी बीघा। कुकरी बीघा जो है यह पटना जिला में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पहला जो है बिहार का, आप कह सकते हैं कि बिहार का ये पहला न्यूट्रिशन गांव है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बिहार राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है, तो ये लखीसराय और भागलपुर में, कहाँ पर, लखीसराय और भागलपुर में। लखीसराय में 200 मेगावाट, जबकि भागलपुर में 150 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन होगा। तो राइट आंसर एक से ज़्यादा हो जाएगा, लखीसराय और भागलपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये बिहार की राजधानी पटना में इसको लगाने का प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा भोजपुर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत भोजपुर जिला से की गई है, और इस योजना के तहत 10 रुपये, ध्यान देंगे यहाँ पर, 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 वाट या फिर 12 वाट के 5-5 बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हर्ष सहित जो है ये वानभट्ट का है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये जो है हर्षवर्धन का है, हर्ष सहित वानभट्ट का है, ठीक है। तो नहीं पूछा गया है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, तो हर्षचरित। वानभट्ट जो थे ये हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग जो है यह भारत आया था। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, किसने कहा है फ्रेंड्स, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा विंसेंट स्मिथ, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का इन्होंने
नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है, हो सकता है मैं आंसर त्रुटि बस कुछ गलत बता दूं, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करेंगे। चलिए 33 नंबर है कि मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था। तो देखिए यह जो था फ्रेंड्स, प्रणय जो था यह एक आपातकालीन कर था, ठीक है, इसका संबंध आपातकाल से है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपातकालीन कर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, यह इसलिए स्थापित किया गया था ताकि राज्य में जब अकाल पड़े, भूखमरी हो या कुछ अन्य आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें जो है लोगों की सहायता की जा सके। उसके बाद देखिए रेडियो कार्बन 14, ठीक है, यहाँ C14 लिखा गया है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि निम्न में से कौन है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम इसमें से बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के उदय के संबंध में समय सीमा को लेकर के विद्वानों के बीच कुछ मत भिन्नता है, लेकिन ये जो कार्बन है इसका अनुसार C14 जो पद्धति है इसका अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6ठी शताब्दी। देखिए भारत में द्वितीय नगरीकरण का संबंध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। उस समय क्या था कि गंगा घाटी के क्षेत्र में जो है महाजनपद का उदय हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, और इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में एवं पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में लोहे के प्रयोग से कृषि से क्या हुआ, अतिरिक्त उपज हुई और इससे जो है व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6ठी शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। वैशेषिक दर्शन बताइए, तो देखिए वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कणाद थे या फिर उलुक, भी ध्यान रखेंगे साथ साथ, क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के वदरायन थे, सांख्य दर्शन के कपिल थे, ठीक है, चरवाक के चरवाक थे। चलिए और उसके बाद योग दर्शन के पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद कालीन समाज में पणि शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी के लिए, पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी के लिए पणि शब्द का इस्तेमाल होता था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे। तो देखिए शिल्पाधिकारम के लेखक जो थे इसमें से वो कौन थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलांगो ऑडिगल, इलांगो ऑडिगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए, एक पूछा जाता है कि मणिक मेकलई के लेखक कौन थे, तो मणि मेकलई के लेखक शीतलय सतनार थे, ये भी आप याद रखेंगे, या मैं लिख देता हूँ मणि मेकलई, ये म है स्पष्ट लिख देता हूँ, मणि मेकलई, ठीक है, मेकलई, इसके लेखक शीतलय सतनार हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखिए एक तरफ वंश है, दूसरे तरफ संस्थापक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव है। परमार वंश का उपेंद्र राज है। सोलंकी वंश का पृथ्वीराज नहीं है। सोलंकी वंश का जो संस्थापक है वो मूल राज प्रथम है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, ये सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स कि पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो यह शासक कौन था, तो फ्रेंड्स यह देवपाल था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवपाल जो था इसने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, ये भी ध्यान रखना है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था ये 1539 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह और
हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं पराजित हो गया था और इस युद्ध के उपरांत शेर खां इसका नाम था पहले, इसने शेर शाह की पदवी धारण की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवरा का जो युद्ध है फ्रेंड्स यह 1531 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध या कनज का युद्ध ये 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध जो है ये 1555 में हुआ था। तो सबको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को जब माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाना जाता है। इल्तुतमिश जो था इसने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए शंकराचार्य जो थे ये अद्वैतवाद का, किसके, अद्वैतवाद का, शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। उसमें से एक तो आपसे पूछा गया कि शुद्ध द्वैतवाद के, ठीक है। तो देखिए शुद्ध द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, ये कौन थे फ्रेंड्स, तो ये थे विष्णु स्वामी। कौन थे फ्रेंड्स, विष्णु स्वामी थे। और देखिए विष्णु स्वामी को जो है अन्य नाम है उनका एक, क्या नाम है, तो वल्लभाचार्य, ठीक है। इनको वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दैत्यवाद, दैत्यवाद जो थे इसके संस्थापक माधवाचार्य थे। उसके बाद दैत्यवाद इसके संस्थापक निम्बकाचार्य थे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवरा का युद्ध, ठीक है। देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए देवराई घाटी का युद्ध आप पढ़े होंगे। युद्ध जो है 1659 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में दारा को पराजित कर दिया था औरंगजेब ने। और इस युद्ध में उसने दारा सिकोह पर इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को इसकी हत्या कर दी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देवराय घाटी का युद्ध याद रखेंगे। उसके बाद देखिए धर्मट का युद्ध, ये भी औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में हुआ था। सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था। क्लियर, दारा सिकोह जो था, दारा सिकोह और औरंगजेब ये दोनों किसके पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है। दारा सिकोह जो था यह सबसे योग्य पुत्र था शाहजहां का, ये भी आप याद रखेंगे, शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दारा सिकोह जो था फ्रेंड्स इसने उपनिषद का अनुवाद करवाया था। किसने, दारा सिकोह। किस नाम से, तो सर ए अकबर के नाम से, ठीक है। सर ए अकबर के नाम से करवाया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो ये बिहार शरीफ थी, ठीक है। बिहार शरीफ थी, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर बिहार शरीफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था। तो देखिए ये क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था संसब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महामनंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थी महामनंगा, ये अकबर का इन्होंने लालन पालन किया था और अकबर इनको अम्मी कह करके पुकारते था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाँ यहाँ से, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918। बिहार राज्य के चंपारण जिले में किसानों की समस्या के समाधान हेतु चंपारण कृषि समिति का गठन 1918 में किया गया था और महात्मा गांधी को इसका सदस्य भी बनाया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बागान मालिक अवैध वसूली 25% वापस करने पर राजी हो गए थे, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। इसका जो कार्यकाल था ये 1864 से लेकर के 1869 तक था। और देखिए एक और प्रश्न सर जॉन लॉरेंस से पूछा जाता है कि अफगानिस्तान के संबंध में किसने अहस्तक्षेप नीति
अहस्तक्षेप, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो ये सर जॉन लॉरेंस ने ही अपनाया था, जिसे कि शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया? तो ये किया गया था 1879 में, ठीक है। कब किया गया था? 1879 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा कर्ज अदायगी को लेकर के एक विवाद के कारण हुआ था, जिसके बाद दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों को महाजनों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना है, एक तरफ जो है विद्रोह का केंद्र है, दूसरी तरफ उनके नेतृत्व करता दिया गया। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने किया था? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कानपुर से नाना साहब ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली। तो इसका आंसर अब आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स 11 प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव कराए गए थे 1935 अधिनियम के अधीन, ठीक है। और इस चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई थी। कांग्रेस ने 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, बल्कि बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। तो राइट आंसर यहाँ पर 5 इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? तो ये कब किया गया था द्विसदनात्मक विधायिका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके माध्यम से जो है प्रांतों में द्वैध शासन भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि यूनाइटेड किंगडम पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो देखिए सैयद अहमद खान ने 1888 में, ध्यान देंगे, सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस के गठन का विरोध करना था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए राजा शिव प्रसाद भी दिया गया है, तो ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड बेबल थे। कौन थे? लॉर्ड बेबल थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये संस्था जो थी ये आत्मीय सभा थी सबसे पहले। इसका स्थापना 1815 में इन्होंने किया था, ठीक है। अगर ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके ग्रैंड ट्रक रोड जीटी रोड कर दिया था एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो कौन था फ्रेंड्स ये? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये था लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया गया था और इसका नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सर लॉर्ड ऑकलैंड। उसके बाद देखिएगा कि पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पाइक विद्रोह, पाइका विद्रोह भी आप पढ़े होंगे, ये हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद देखिएगा कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीपी वाड़िया, ठीक है। बीपी वाड़िया 1918 में भारत के प्रथम वास्तविक एवं व्यवस्थित मजदूर संगठन के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, मद्रास लेबर यूनियन का 1918 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1882 में 1882 में अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराज के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण इनको जो है 4 माह के कारावास की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, बताइए। साइमन कमीशन जो है यह भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है ये भारत 1928 में आया था, और ये जो रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी ये 1930 में किया था। ठीक है, साइमन कमीशन जो था यह भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई, जो प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग था। क्लियर। और 1928 में यह भारत आया था और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उस समय वायसराय कौन था साइमन कमीशन जब भारत आया था तब? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कार्यक्रम असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो देखिए शामिल नहीं था पूछा गया है, जबकि ये सभी रचनात्मक कार्यों में शामिल थे, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी, बताइए। तो ये सरकार कौन थी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सतारा की। ठीक है, सतारा यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? 1931 वर्ष में पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की शहादत, तो ये 27 फरवरी 1931 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता जो था ये 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी ये 28 मार्च 1900, ठीक है 28 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 25 मार्च से लेकर के 29 मार्च 1931 के बीच में। तो सबसे पहली जो घटना पूछी गई है तो यहाँ 27 फरवरी वाली, यानी चंद्रशेखर आजाद की शहादत। उसके बाद देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था ये तो आपको पता ही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, सन भी पूछा जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इन्होंने 1940 में स्टार्ट किया था पवनार में। ठीक है, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। और बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था। राइट आंसर रॉल्फ फिंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1587 में इसने बिहार की यात्रा की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोलाबारी में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस स्थान पर कैद किया गया था? तो इनको कहां पर किया गया था फ्रेंड्स? आगा खां पैलेस में। ठीक है, इनको आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस। उसके बाद देखिएगा कि नामचिक नामफुक कोयला का जो क्षेत्र है किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह अरुणाचल प्रदेश में, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है? प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए पिग्मी, यहाँ पर देखिए पिग्मी यहाँ पर दिया गया, ये कांगो बेसिन में पाया जाता है। उसके बाद सकाई और बोरो, ये जनजाति जो है यह विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास करती है।
प्रश्न में नहीं पूछा गया तो नहीं हो जाएगा बद्दू। बद्दू जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह पाई जाती है सहारा में और अरब में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो जितने भी स्थल दिए गए सभी प्रवाल से निर्मित हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? बताइए, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो कैलिफोर्निया तट से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिएगा कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्योंकि तो क्यों अधिक है? तो देखिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, क्योंकि पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या अधिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखीय त्रिज्या अधिक होती है। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति का मान अधिक होता है, इसका कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल का फैलाव अधिक है, ठीक है, इसी कारण से देखिए घूर्णन गति अधिक होती है। तो ए और बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए इसमें से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बताइए, बाल्टिक देश जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें से बेलारूस नहीं है। बाल्टिक देश में इस्टोनिया, लाटविया एवं लिथुआनिया आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? अब देखिए प्रश्न में अगर निम्न लगा दिया होता, ठीक है, निम्न में से या निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तब इसमें से क्या होता? मोनाको हो जाता। लेकिन यहाँ निम्नलिखित नहीं लगाया गया है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश जो है विश्व का वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर निम्नलिखित लगा होता तो ऑप्शन में से मोनाको हो जाता, जो कि दूसरा सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए विक्टोरिया झील जो है यह तंजानिया और युगांडा के बीच बनाती है। और देखिए फ्रेंड्स यह नील नदी से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो आपको पता है कि 8 राज्य से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। साथ ही साथ महिला साक्षरता दर भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिए इसका आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए लॉ एस का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो सर्वाधिक संचित भंडार जो है ये पूछा गया है किस देश में है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1931 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बुध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दिन अधिक गर्म होती है और रात जो होती है बर्फीली होती है। राइट आंसर हो जाएगा बुध। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने हैं? बताइए। तो देखिए इसमें से ब्लैक रोलर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर हम टेम्पोरल की बात करते हैं तो टेम्पोरल जो है यह मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाले मानसूनी स्थानीय पवन है। चीनुक जो है यह रॉकी, यहाँ पर चीनुक देखिए, चीनुक जो है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। नोर्टो जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र और मैक्सिको में प्रवाहित होने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो फ्रेंड्स ये सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम पूछा गया है। वहीं अगर पूछा जाता प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत लगा दिया जाता तो ये हो जाता हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था।
तो ये था संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के संयुक्त बैठक के द्वारा, ध्यान रखेंगे, जिससे कि 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 66 में संशोधन कर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वर्तमान स्वरूप को लाया गया। यहाँ मूल संविधान पूछा गया है, इसीलिए हो जाता संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो ये प्राक्कलन समिति है। ठीक है, प्राक्कलन समिति है, ध्यान रखेंगे, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर प्राक्कलन हो जाएगा। अच्छा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से, माफ करेंगे, और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही दिया गया है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद पर नियुक्त हेतु संवैधानिक रोक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्र किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देश की प्रभुता और अखंडता। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, देश की प्रभुता और अखंडता। और बाकी आपको पता है कि आर्टिकल 19(1) में जो है वाक स्वतंत्रता है, और इसी के अधीन जो है जो बोलने की स्वतंत्रता है ये आता है, मीडिया का स्वतंत्रता है वो आता है। ठीक है, चलिए, और ये एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं है। अब देखिए यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण में भाग नहीं है, तो ये विधानसभा होता है राज्य का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधारण विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त जो अधिवेशन है इसको बुलाने का अधिकार है। और फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यह तब बुलाया जाता है जो संयुक्त अधिवेशन है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध हो, संविधान संशोधन तथा वित्त विधेयक को लेकर के संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। क्लियर, चलिए, यह सिर्फ साधारण विधेयक को लेकर के बुलाया जाता है। अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 8 बार हुआ है। कब कब, तो 1970 में, 1977 में, 79 में, फिर 1984 में, 1989 में, 1991 में, फिर दिसंबर 1991 में दोबारा, उसके बाद अप्रैल 1999 में। तो राइट आंसर 8 बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 94 नंबर देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा जिसका अधिकार भारत के महान न्यायवादी के समान होंगे। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 165 है आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र सरकार राज्य संबंधों, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। तो सही सर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, न्यायिक संबंध है, संविधान में कहीं भी न्यायिक संबंध का चर्चा नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसे संसद की लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। तो ये कौन है फ्रेंड्स, यह आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, CAG कैग जो है इसी को कहा जाता है। कैग जो है रिपोर्ट की जांच करता है लोकलेखा समिति का और अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए सन 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये अशोक मेहता समिति थी, ध्यान रखेंगे 1977 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों को
विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई। तो ये 1971 में हुआ था 26वां संविधान संशोधन इसी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो किस प्रकार से मतलब चुने जाते हैं, मनोनीत, चयनित, निर्वाचित, नियुक्त। तो उनको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, निर्वाचित किया जाता है यानी कि ये इलेक्ट किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड्स डोगरी को जो है इसको कब किया गया था, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके द्वारा सिंधी को, 72वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। चलिए उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किण्वन की खोज किसने की थी। अब देखिए साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, किसने किया था फ्रेंड्स, लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक आपने पढ़ा भी होगा, बुखार में दिया जाता है एंटीपायरेटिक। तो राइट आंसर एंटीपायरेटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। तो ये अमोनिया या सल्फेट के लवण होते हैं। ठीक है, अमोनिया या सल्फेट के। तो राइट आंसर अमोनिया या सल्फेट देखिए कहाँ हो जाएगा, अमोनिया या सल्फोनेट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, फॉर्नोबार्बिटोन एक नींद उत्प्रेरण यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग दवा है जिसका उपयोग किसके बनाने में किया जाता है। तो सही आंसर इसका यूरिया हो जाएगा। ठीक है, यूरिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यूरिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसका उपयोग जो है यूरिया बनाने में किया जाता है जो जानवरों द्वारा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अच्छा यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को कहते हैं। तो देखिए रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को कीमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, उसके बाद आसानी से जले और कम अवशिष्ट दे। उपरोक्त सभी जो है यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ देखिए पीवीसी है, और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही दिया गया है। तो देखिए ये जो है थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक है। और देखिए थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर क्या होता है, विकृत होकर के आकार और आकृति में बदलाव लाता है, और प्लास्टिक को एक बार ढालने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग सम्मिलित है, कण और प्रतिकण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 109 नंबर। देखिए यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन है नीचे कि भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है। तो यह सिलिकॉन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, निम्नलिखित शब्द लगाया गया, अब इसमें से बताना है। तो इसमें से कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 183 गुना 10 के पावर 7 नैनोमीटर इसका हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सोनार तकनीक में हम उपयोग करते हैं, बताइए किसका उपयोग करते हैं। अच्छा सोनार का फुल फॉर्म आपको पता है ना क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, और इसमें जो है पराश्रव्य जो तरंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि उच्च आवृत्ति होता है इसका, इसीलिए उच्च आवृत्ति वाली जो पराश्रव्य तरंग है इनका उपयोग किया जाता है। और डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद देखिए पदार्थ का संवेग और द्रव्यमान का अनुपात, संवेग mv और द्रव्यमान m, इसका अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो कौन सी है? वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1/4 गुना, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है ये आपसे पूछा गया है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में दिया गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, 11,200 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता क्या होता है? ताप बढ़ाने पर घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, तो 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर जो है ये होता है किस प्रकार का? तो मोबाइल चार्जर जो होता है अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वोल्टेज को जो कि घटाने का काम करता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तार जो होते हैं इसके संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में काला रंग दिया गया अर्थ वायर, जो कि गलत है। काला रंग जो होता है ये क्या होता है? अर्थ वायर नहीं होता है, ठीक है। अर्थ वायर तो अभी हमने देखा था कि हरा रंग होता है, काला न्यूट्रल होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 120 नंबर, देखिए 120 नंबर है कि यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? तो मैंने बताया था आपको सब गुना कर देना है, ठीक है, 6 घंटे 30 दिन बटा 1000 नीचे कर दीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 6 6 36 और 36 तिरका कितना हो जाएगा? 36 तिरका कर लीजिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6 तिरका 18, 3 3 1 10 और नीचे देखिए एक 10 है तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, तो 10.8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना सूचक है, तो यह जिंक की कमी, ठीक है, जिंक की कमी के कारण ऐसा होता है, ध्यान देंगे। उसके बाद देखिएगा कि ब्राइटस रोग जो है ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये किडनी को, ठीक है, गुर्दा को प्रभावित करता है, ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है? ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और इस रोग को क्या कहा जाता है? यूरेमिया कहा जाता है, इस रोग को यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर मिलान करना है आपको। देखिए सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका रक्त व्यतिक्रम में। कोबाल्ट 60 का कैंसर में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर की पहचान में किया जाता है। उसके बाद आयोडीन 131 जो है इसका थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। इसका 3 2 1 4 इसका जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 144 नंबर की कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? अब देखिए एक तरफ यहाँ पर क्या दिया गया है? विटामिन दिया गया एक साइड, और दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग दिया गया और पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। थायमिन जो है विटामिन B1 को कहा जाता है, कमी से बेरी बेरी होता है, सही है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, ठीक है, और इसके स्कर्वी होता है, इसकी कमी से विटामिन ए से वर्णांधता, ये गलत है। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस थोड़ी होता है, रतौंधी होता है, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद विटामिन के रक्त जमना, ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी गलत सुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए केसर मसाला बनाने के लिए पौधे कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, स्टिग्मा जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो बताइए यह हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो हार्मोन है इसका नाम है सेक्रेटिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेक्रेटिन ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत,
तो ये 90% होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का तरल भाग है और कुल रक्त की मात्रा का 55 से 60% प्लाज्मा होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें से बताइए कौन अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एटीपी से एडीपी। यहाँ पर देखिए एटीपी से एडीपी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए विटामिन बी को रेटिनॉल नहीं कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन बी2 को जो क्या कहा जाता है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, सही दिया गया है। विटामिन बी6 को देख लीजिए क्या कहा जाता है, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, जो कि गलत है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्लियर, तो इसमें से विटामिन बी2 का जो है राइबोफ्लेविन, ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स पसलियों की जोड़ी 12 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 24 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है। तो फ्रेंड्स ये कितना है, फर्टिलिटी रेट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3% जो है फर्टिलिटी रेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 132। देखिए 132 का रहा है फ्रेंड्स कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए भारत की योजनागत इतिहास में योजना अवकाश का काल था। तो देखिए ये हो जाएगा 1966 से 1969 और 1990 से 1992। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनकी मदद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीब जो है। उसके बाद सीडीबी की स्थापना की गई थी। सीडीबी की स्थापना कब की गई थी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी 1990 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए स्थापना की गई थी। कब, तो 1990 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेपो दर वह दर है जिस पर, तो देखिए रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया था। तो ये किसके निर्देशन पर किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे किसके निर्देशन पर, तो सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ्को क्या है। तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, इफ्को जो है भारतीय कृषक उर्वरक सरकारी संस्था है। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सी, वेणुगोपाल समिति। राइट आंसर हो जाएगा वेणुगोपाल समिति। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से HDI, ठीक है 2020 HDI 2020 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन सा एक सत्य है। HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें से जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और भारत। भारत का स्थान जो है 131वां है। ध्यान रखेंगे श्रीलंका का स्थान जो इसमें से है वो कितना है, 72 है। थाईलैंड का 79 है। चाइना का 85 है। उसके बाद यहाँ से देखिए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मैं आपको PDF दे दूंगा, इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा।